नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद में इस बार हम बात करेंगे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी से। संतोष गंगवार जी 8वीं बार के सांसद हैं और अगर बात करूं मैं 17वीं लोकसभा की तो इस संसद में सिर्फ 2 सांसद ऐसे हैं जो 8 बार चुनकर संसद में पहुंचे हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि वो कितने लोकप्रिय सांसद हैं अपने क्षेत्र के। लेकिन जब बात हम केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की करते हैं तो कई सारे सवाल उठते हैं। इसलिए संवाद में इस बार हम सीधे सवाल उनसे करेंगे, देश में श्रम की स्थिति क्या है और रोजगार की स्थिति क्या है, क्योंकि मोदी सरकार श्रम सुधारों पर खासा जोर दे रही है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, अगर बात हम श्रम सुधार की करें, अगर मोदी सरकार की हम बात करें तो श्रम सुधारों को लेकर मोदी सरकार ने 17वीं जो लोकसभा है उसमें खास फोकस रखा है, श्रम सुधारों पे खास जोर है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? आप बहुत सही कह रहे हैं। मोदी जी ने पिछली लोकसभा में आते ही श्रम सुधारों की चर्चा की शुरुआत की थी जी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जब आदरणीय अटल जी की सरकार थी तब श्रम सुधारों में एक सही कदम उठाने के लिए द्वितीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। जी। ये महसूस हुआ था जो श्रम कानून हैं इन पर विचार किया जाए और तर्कसंगत और जवाबदेह बनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का लाभ हो सके। उस समय करीब 45 श्रम कानून थे जो आज़ादी के बाद से लेकर तब तक काम कर रहे थे। एक श्रम आयोग जो गठित हुआ उसने लोकसभा का कार्यकाल उस समय की अटल जी की समाप्त होने से पहले अपने सुझाव दिए थे जी। उसने कहा था कि तर्कसंगत बनाने के लिए 4 या 5 कोड बनाए जाएं बजाय 45 के स्थान पर, और इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। पर दुर्भाग्य है कि उसके बाद 3 और 4 में जो नई सरकार आई उसने उन सारे सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया और 10 वर्षों तक इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। जैसे ही सरकार बदली 2014 में हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी और जब इन बातों को श्री मोदी जी ने देखा तो तत्काल इसको संज्ञान में लेकर आए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पर मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी श्रम कानून में अगर परिवर्तन करना होता है जी। तो कम से कम 13 मजदूर संगठन, एम्प्लॉयर और सभी राज्यों की सरकारें, इन सबसे विचार विमर्श किया जाता है और इनकी सहमति के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। जी। इसलिए इस काम में पूरे 3 वर्ष लग गए और सरकार का कार्यकाल समाप्त होते होते ये तय हुआ कि इन कानूनों को एक अमली जामा पहनाया जाए। और पहला कानून कोड ऑन वेजेस जो था सरकार ने तत्काल लाने का निर्णय किया, जो अब इस लोकसभा के कार्यकाल में पहला कानून जो हम लोगों ने पास किया, कोड ऑन वेजेस पास करने का काम किया। जी। कोड ऑन वेजेस क्या है, इसमें क्या खास बात है? वास्तव में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार ने 4 कानून, श्रम कानून 44-45 के स्थान पर जो बनाने का फैसला लिया था, उसमें पहला कानून ये था कि कोड ऑन वेजेस के नाम से। बड़ी मेरी जानकारी में अब आया कि साहब अभी तक 55 रुपये से लेकर 180 रुपये तक डेली का वेतन मजदूरों को मिलता है। जी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 55 रुपया रोज़ का वेतन जिस राज्य में मिलता होगा उसका जीवन यापन कैसा होगा। जी। और इसमें भी एक और मज़ेदार बात ये थी, ये तय नहीं था कि तनख्वाह वेतन कब मिलेगा, 1 महीने में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा, 3 महीने में मिलेगा, या कौन सी तारीख को मिलेगा। जी। इस सबको अनामली को दूर करते हुए हम लोगों ने तय करा कि अभी तक ये सारी प्रक्रिया केवल उन 8 करोड़ मजदूर भाई बहनों के साथ थी जिनको ईएसआई और प्रोविडेंट फंड की सारी सुविधा मिलती थी। 50 करोड़ वे मजदूर जो असंगठित काम करते थे उनका तो कोई ध्यान देने वाला नहीं था। जी। पर हमारी सरकार ने उन 40 करोड़ और इन 8 करोड़ यानी करीब 50 करोड़ मजदूरों के लिए जो पहला कानून लागू किया है वो कोड ऑन वेजेस इन 50 करोड़ मजदूरों पर लागू होगा। नंबर 1, उनको 1 महीने की एक निश्चित तारीख को वेतन मिलेगा। नंबर 2, 55 रुपये और 180 रुपये से अलग हटकर एक मिनिमम बेस तय किया जाएगा जो राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है कि राज्य सरकार, अब चूँकि ये कानून हम लोकसभा में पास कर दिया है तो बहुत जल्दी ही सभी राज्य सरकारें अलग अलग बैठकर कानून तय करेंगी। इसमें भी
एक मिनिमम फ्लोर वेज केंद्र तय करेगा, इससे कम नहीं करेंगे आप। कहीं हम राज्य कोई मनमाना मूल्य तय करे तो एक मिनिमम हम तय करेंगे कि इससे कम मूल्य नहीं होगा, आप जितना चाहे तय करें। जैसे दिल्ली के अंदर मिनिमम वेज 1800 रुपया है जी। ऐसे हर राज्य का अपना अलग अलग सिलसिला है। तो एक फ्लोर वेज हम लोग तय करेंगे, इससे कम कोई राज्य तय नहीं करेगा। फिर राज्य को छूट होगी कि वो अपना वेज क्या तय करें। अब वो प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, उसके हिसाब से बात की आगे बढ़ने का काम हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात आती है श्रम संहिता की। श्रम संहिता का भी गठन एक प्रकार से किया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 44 कानून ऐसे हैं जो श्रम उससे जुड़े हुए थे, जिनको समाप्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। ये कानून कौन से थे और क्या नुकसान हो रहा था और क्या फायदा इसका? आप जो बता रहे हैं, ये 44-45 कानूनों को कम करके 4 कोड्स में लाने का काम कर रहे हैं। 4 कानून वेज से संबंधित थे, उनको एक कोड लेकर आ रहे हैं कि वेतन सबको एक समान मिले, एक रूपता रहे, कोई दिक्कत ना आए, और उसकी शुरुआत हो गई। और अब अगला कानून जो आ रहा है, जो अब इस समय स्टैंडिंग कमेटी में जा रहा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्डस, कि मतलब काम करने के समय सुरक्षा और गंभीर जो काम करने के तौर तरीके हैं उनमें क्या तरीका अपनाया जाए, ये और समय सीमा तय की जाए, कितने घंटे मजदूर काम करेगा, ये दूसरे उसमें आ रहा है। वो अब इस समय जनता की जानकारी के लिए डाला गया है। स्टैंडिंग कमेटी चूँकि सरकार की नई गठित हो गई है, उसके पास चर्चा के लिए जाएगा और पूरे देशवासियों से इस पर सलाह ली जाएगी। इसके बाद 2 कानून और हैं इससे ही जुड़े हुए, इन सबको ही तय, मुझे लगता है कि हमारी सरकार तेज़ी के साथ इसमें काम कर रही है। इसका एक अच्छा परिणाम आपको नज़र आएगा। संतोष जी, कहा जा रहा है देश में आर्थिक मंदी का दौर है और ऐसे दौर में श्रम सुधारों पर इतने महत्वपूर्ण फैसले, इतने बड़े फैसले कितने उचित हैं? मैं पहले भी कई बार लोगों से कहता हूँ, लोग मेरी बात पर मुझ पर ज़्यादा सवाल करते हैं। हमारा मंत्रालय जो है वो चिंता करता है कि जिस यूनिट में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं जी, प्रोविडेंट फंड में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं, उनका देखभाल हम करते हैं। और ईएसआई में 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं, उनकी हम देखभाल करते हैं। तो ये कुल मजदूरों का हिस्सा 8 या 10% है। बाकी 90% वे मजदूर हैं जो 1 से लेकर 19 तक काम करते हैं, उनकी कोई सरकार ने चिंता नहीं करी। एक पहली बार मोदी जी की सरकार ने इनको न्यूनतम वेतन की बात कही है और 50 करोड़ मजदूरों की चिंता करने का काम किया है कि कैसे इसको हम दुरुस्त करने का काम कर सकें, न्यूनतम वेतन उनका तय कर सकें, उसके हिसाब से काम कर सकें, उनको सुविधा दे सकें। आप ध्यान करें, 2-3 कानून हम लाने का काम करे हैं। ये मजदूर जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तब इनको कम से कम 3000 रुपये मासिक वेतन मिले, ये कानून भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। ये खाली मजदूरों के लिए ही नहीं, छोटे व्यापारियों के लिए भी जिनका व्यापार 1.5 करोड़ से कम है, उनके लिए भी लागू कर दिया है। ये ठेले मजदूर जो रिक्शा चलाते हैं, जो काम करते हैं, उन सब के ऊपर एक कानून है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसमें बचेगा नहीं, सबको जोड़ने का काम करेंगे कि वो उनको इस प्रकार से लाभ मिले और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने का काम करें। ये वास्तव में सरकार की सोच का एक अच्छे कदम है और उसको एक सही स्वरूप में लाने का काम हम लोग कर रहे हैं। संतोष जी, सरकार तो जो आम मजदूर है उसको अच्छा वेतन मिले, उसका जीवन अच्छा हो, इसके लिए तमाम फैसले लेती है, लेकिन जो उद्योग जगत होता है वो कई बार श्रम सुधारों को लेकर सवाल उठाता है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश का विकास भी होना है, औद्योगिक इकाइयाँ भी चलनी हैं और श्रमिकों का भी विकास होना है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। इसीलिए इन अधिक श्रम कानूनों को 4 कोर्ट्स में लाने का काम कर रहे हैं। और इसमें जैसे मैंने अभी कहा कि मजदूर संगठनों से बात करते हैं और एम्प्लॉयर से भी बात करते हैं कि भाई वो अब आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी समस्या बताइए, इसमें सुधार कैसे हो। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें किसी भी पक्ष को असुविधा नहीं होगी और वास्तव में एम्प्लॉयर भी पसंद करेगा, क्योंकि अब हमने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, अभी तय कर दिया कि अब जो इसमें इंस्पेक्टर शब्द को हमने ख़त्म कर दिया। इंस्पेक्टर की जगह शब्द रख दिया फैसिलिटेटर। वो फैसिलिटेशन का काम करेगा। और एक और काम कर दिया, अगर कहीं कोई ये व्यक्ति जांच पड़ताल को जाएगा तो उसको बताया नहीं जाएगा, एक कंप्यूटर से लिस्ट आएगी, उसमें बगैर बताए भेजा जाएगा कि आप जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ जाइए। और उसमें एक काम और कर दिया,
हमने इसमें सज़ा का प्रोविज़न भी दुरुस्त कर दिया, एक जुर्माना डालने का काम करा है और ज़्यादा गलती करने पर ही सज़ा की बात करी है, जेल भेजने की बात की है। एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बात बने, इसकी चिंता कर रहे हैं। और वास्तव में मजदूर संगठनों से भी जो बात कर रहे हैं तो उतने ही एम्प्लॉयर से भी बात कर रहे हैं। और कभी कभी हम पर ये भी आरोप लगता है कि आप लोग मजदूरों की चिंता कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। जी, आप देश के रोजगार मंत्री भी हैं, लेकिन कई बार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठता है, रोजगार को लेकर सवाल उठता है। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं और आपकी सरकार ने देश में लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, इसके लिए क्या किया? जैसे हमने आपको बताया कि हमारा मंत्रालय जो 70 वर्षों की परंपरा है, उसके हिसाब से जिस यूनिट में 20 से अधिक मजदूर काम करते हैं उनका हिसाब किताब रखते हैं। और ये संख्या अब आज की तारीख में 8 करोड़ के आसपास है। और ये वे लोग हैं जिनमें 20 से अधिक लोग काम करते हैं, जिनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। और स्वाभाविक है कि 90% वे लोग हैं जो 1 से लेकर 19 काम करते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारी सरकार ने एक योजना चलाई कि बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी जमानत के हम लोग 50,000, 5 लाख और 10 लाख ऋण दे रहे हैं। लोगों ने पैसा जितना हमने तय करा था उससे ज़्यादा लिया। या आप अगर वित्त मंत्रालय से जानकारी करेंगे तो जो अमाउंट हम लोगों ने तय किया वो ज़्यादा लिया। और उसमें भी खास बात ये रही कि 2/3 धन महिला बहनों ने लिया है और वो उद्योग धंधा चला रहे हैं, क्योंकि पर उसमें सारे मजदूरों की संख्या 1, 2, 4, 5 रहती है और इसलिए उसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास। पर अब हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इसका एक सही आंकड़ा सामने आए और उद्योग धंधा चले। मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में जाकर देखा, विकास इतना हो रहा है, सड़कें इतनी बन रही हैं कि हर चौराहे पर दुकानें नई नई खुल रही हैं और वहाँ पर व्यवसाय चालू हो रहा है। एक मैं धन्यवाद दूंगा कि इस इतनी बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा चल रहे हैं और अब ग्रामीण क्षेत्र में हर तरफ जा रहे हैं। रोजगार सृजन करने के ऐसे रास्ते हैं कि लोग, विपक्षी लोग चाहे चर्चा कितनी करें, पर आज देहात में कहीं भी आप चले जाइए आपको ऑटो, टैक्सी सब जगह मिलने का काम होगा। और अभी तो कल ही हम अपने शहर में थे तो हमारे पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ मोटरसाइकिल को टैक्सी के रूप में चलाएंगे। हमने कहा तो बड़े शहरों कहाँ, बोले यहाँ भी इसका स्कोप बहुत है। जब व्यक्ति के पास पैसा है, पैसा खर्च करना चाहते हैं तो रोज़गार भी उसी हिसाब से मिलता है। तो मेरा मानना यह है कि छोटे रोज़गार बहुत बड़े हैं और उसके हिसाब से काम भी बढ़ रहा है। आज कोई भी खाली नज़र नहीं आ रहा है, हर व्यक्ति काम की तलाश में और काम उसके हिसाब से कर रहा है। जी संतोष जी, रोजगार का और श्रम सुधारों का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इससे जुड़े कई और भी सवाल मेरे पास हैं। फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, और संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं देश के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार जी से। संतोष जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संतोष जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोजगार की, बेरोजगारी की। ये ऐसा एक मुद्दा है जो देश के सामने हमेशा से बहस का मुद्दा रहा हो, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या सरकार किसी और की रही हो। आपने रोजगार की बात की, आपकी सरकार ने और ऐसे कौन से कदम उठाए हैं कि देश के नौजवानों को रोजगार अधिक से अधिक मिल सके, क्योंकि आपकी सरकार ने बड़ा वादा किया था लोगों को रोजगार देने का। ना, आपकी बात दुरुस्त है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा मंत्रालय जो बड़े रोजगार हैं उनका ध्यान देता है, उनकी चिंता करता है। पर मोदी जी की समझ में आया कि रोजगार तो छोटे रोजगारों के साथ जुड़ा है और इसलिए जब हम छोटा लोन देते हैं तो वो उस श्रेणी में नहीं आ पाता है। और आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें, मुद्रा योजना के अंदर जितने भी रोजगार दिए गए, वो जितना अमाउंट हमने तय करा था उससे ज़्यादा ऋण दिया गया। और इसमें एक तथ्य आप उठाकर देखें, अनुसूचित जाति और महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। मैं स्वयं इस बात को महसूस करता हूँ कि महिला जिस काम के लिए ऋण लेती है उसी काम को करती है और उसमें ही ईमानदारी से काम करती है। और एक ख़ास बात और है, वे महिलाएं समय पर ऋण लेकर वापस भी करने का काम करती हैं। मैंने कई स्थानों पर जानकारी की है। मैं अक्सर देहाती क्षेत्र में जाता हूँ, हर गांव में 10-15 नई दुकानें खुलना, हर गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ने के लिए वाहन
ये सारी चीज़ें वे हैं कि जो लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं एक अपने ग्रामीण क्षेत्र में एक जगह पर गया और वहाँ पर जब मैं एक चौराहे पर पहुँचा तो मुझे आश्चर्य हुआ जब वहाँ पर मैंने चारों दिशाओं में दुकानें देखी और लोगों की सक्रियता नज़र आई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, इतनी जागरूकता है कि हर किस्म की दुकान वहाँ पर, यानी उस कस्बे के अंदर मैंने देखा ब्यूटी पार्लर की भी दुकान खुली हुई थी। मैंने पूछा तो लड़की से मैंने पूछा, लड़की हमसे बोली कि भाई साहब अब सड़क हो गई है, और धन्यवाद उसने गडकरी जी को दिया और ये कहा कि साहब हमारा व्यवसाय सही चलने का है, अब गाँव के बच्चे भी खूब शहर आते हैं और अपने लिए एक अच्छी सुधार की बात करते हैं। हमारा मानना है कि इस योजना को जब समीक्षा होगी मुद्रा योजना की, तब समझ में आएगा रोजगार के कितने अवसर बढ़े हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ऋण बटा है और लोग इतनी बड़ी संख्या में ऋण लेकर काम कर रहे हैं। अपने आप में अद्भुत काम है, इसका एक सही रिजल्ट, सही जानकारी आ रही है। जी संतोष जी, मोदी सरकार 2 इसके कार्यकाल को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है। आप उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो आप सबसे बड़ी उपलब्धि किसे मानेंगे? नहीं, वास्तव में हमें ध्यान है कि पिछली सरकार के चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री जी को पूरा भरोसा था कि देश की जनता मोदी जी में विश्वास व्यक्त करेगी, इसलिए उन्होंने अगले 100 दिन का एजेंडा बना लिया था। हर मंत्रालय से कहा था कि 100 दिन क्या क्या काम करोगे। जैसे हमने अपने मंत्रालय में मुख्य तौर से 2 काम तय करे थे कि हम जो हैं ये चुनाव जो हमारे जो श्रम कानूनों में संशोधन की बात, इसकी हमने शुरुआत कर दी। दूसरी, प्रधानमंत्री जी ने हमको ये कहा था ESI अस्पतालों का काम देश के हर ज़िले में होना चाहिए। इस समय करीब 300 ज़िलों में है और 700 ज़िलों के लिए काम करना है। हमारे पास पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, हम उस हिसाब से काम की शुरुआत कर रहे हैं। और अब तो चूँकि जो हमारा फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर के बारे में राय जो बनाई सरकार ने, जो फैसले लिए, अब जम्मू कश्मीर में हमारे मंत्रालय काम नहीं करते थे। प्रोविडेंट फंड और ESI के अस्पताल भी नहीं थे। हमारा पहला लक्ष्य है कि तत्काल वहाँ पर अस्पताल खोले जाएं। हमारी एक टीम आज और कल में श्रीनगर गई हुई भी है। हम जल्दी वहाँ पर 100 बेडेड हॉस्पिटल श्रीनगर में और 30 बेडेड हॉस्पिटल लेह में खोलने का काम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री जी की अनुमति के बाद किसी दिन भी हम लोग करने का काम करेंगे। एक मुद्दा आता है, PPF के ब्याज दरों का मुद्दा अक्सर उठता है, इस पे आपका क्या कहना है? प्रोविडेंट फंड में हमने जो सुझाव थे, मजदूर के पैसे की जो चिंता हम लोग करते हैं, तो हमने माननीय वित्त मंत्री जी को 8.65 की बात कही थी और मैं बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने उस पर अपनी स्वीकृति देने का काम करा है और इसको एक सही ढंग से सभी मजदूरों को समझ में आ जाएगा। इस बार भी 8.65 ब्याज देने का काम सरकार करेगी। कितने करोड़ मजदूरों का इससे फायदा होगा, कुछ ये ऐसा? तो बिल्कुल लिखा पढ़ी में है कि 8 करोड़ से अधिक मजदूरों को फायदा होगा इससे। जी चलिए, 8 करोड़ से अधिक मजदूरों को फायदा होगा। लेकिन अगर बात 100 दिनों की करें तो अनुच्छेद 370 एक बड़ा मुद्दा सरकार का रहा, आपकी पार्टी का एक बड़ा एजेंडा रहा और मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से निष्प्रभावी करने का काम कर दिया। लेकिन इस पे विपक्षी दल कुछ सवाल भी उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मेरा मानना यह है कि लोगों की कल्पना से बाहर ये बात थी कि मोदी जी ऐसा कदम उठाएंगे। कानून जो जानते हैं उन्हें अब समझ में आ रहा है कि 370 और 45A का कोई ऐसा अर्थ नहीं था जो लोकसभा में इस बहुमत से पास होना चाहिए था, ये बाद में जोड़ा गया था। इसलिए मेरा मानना है कि देशवासी इस बात को पूरी तरीके से चाहते थे इसके ऊपर सरकार फैसला ले, और हमारी पार्टी तो इस मामले में इसलिए जुड़ी थी कि हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने आहुति इस काम में देने का काम किया था। वास्तव में हम लोगों की जिम्मेदारी और चिंता की बात है कि हम इस काम में अपने आप को जोड़ें। जी अगर बात 3 तलाक की करें, इस तरह का एक फैसला सरकार ने 100 दिन में लिया, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, क्या ये कहा जाए कि बीजेपी अपना जो कोर एजेंडा उसका था राजनीतिक, उसका वायदा इस बार निभा रही है? ना, मुझे लगता है 3 तलाक का मुद्दा अच्छा मुद्दा था। मुझे ध्यान है कि अब से 6 महीना पहले लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनुच्छेद 370 का भी विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक बिल का भी विरोध किया। न, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हमारे बरेली ज़िले के अंदर मुस्लिम आबादी 35% से अधिक है। हम जहाँ भी जाते हैं तो मुस्लिम भाई बहन इतने अच्छे ढंग से हमसे मिलते हैं, बात करते हैं कि वो वास्तव में वो सब इससे संतुष्ट हैं कि सरकार एक सही फैसला ले रही है और सही ढंग से कदम उठा रही है।
जी। अगर बात मैं आपके संसदीय क्षेत्र बरेली की करूं, तो अगर आप मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, वाजपेयी सरकार में भी आप मंत्री रहे, मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें भी आप मंत्री थे, दूसरे कार्यकाल में भी आप मंत्री हैं। विकास की दृष्टि से आपने अपने संसदीय बरेली क्षेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण काम ऐसे कराए हैं? नहीं, वास्तव में बदलाव नज़र आ रहा है। एक तो मैं फिर से नाम लूँगा गडकरी जी का, राष्ट्रीय राजमार्ग की जो काम शुरू किए हैं वो कल्पना से आगे की बात है। और हमारे यहाँ रेल का बड़ा काम है, पूर्वोत्तर रेल का मंडल कार्यालय है। लोग अब हमको तारीफ़ करते हैं कि साहब रात में रेल स्टेशन ऐसे चमकते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और वास्तव में ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, एक तो सड़कों का बनना, एक रेलगाड़ियों में सुधार होना, रेल स्टेशन को दुरुस्त बनाना। ये पहली बार में समझ में आता है कि लोगों को अच्छे ढंग से काम हो रहा है। बाकी तो सारे काम इससे जुड़े हुए हैं। इन दो कामों के होने से ही सब शुरुआत होने का काम हो जाता है। बरेली में कुछ स्थानीय स्तर पे भी लोकल काम बहुत होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर से अगर बात में हवाई अड्डे की से बरेली वालों को बताना चाहूँगा कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बरेली में हवाई अड्डे की घोषणा करवाई थी। इत्तेफाक से जिस कंपनी को चलाना था वो घाटे में आ गई, जेट नहीं आ रही है, पर वो हवाई अड्डा हमारे यहाँ तैयार है, बिल्कुल किसी दिन भी चालू हो सकता है। जी। अगर बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की हम करें, वहाँ भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, और विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की बात करें, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कानून व्यवस्था का सवाल आपके विरोधी उठाते हैं। ना, ऐसा नहीं है। जो बरेली उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन्हें मालूम है बीते वर्षों की तुलना में कानून व्यवस्था में इतना ज़्यादा सुधार है कि लोग इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं और उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। और अब एक एटमॉस्फेयर उद्योग धंधों के प्रति एक प्रो एटमॉस्फेयर बन गया है। लोग अब उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में आकर काम भी करना चाहते हैं। लोग हमसे भी आकर बात कर रहे हैं। हमारे बरेली के अंदर भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पर लोग उद्योग धंधा चलाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर हम बात कर रहे हैं। और वास्तव में आवश्यकता है, क्योंकि बरेली गेट पे कहलाया जाता है उत्तराखंड का, तो इसलिए यहाँ पर उद्योग धंधे लगें, ये सबकी समझ में आता है। जी। अगर संतोष जी हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की, खास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र में 2 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, देश में कई सीटों पर उपचुनाव हैं, आप कैसे देखते हैं इस समय देश की जो राजनीतिक स्थिति है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन है जो मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार खासतौर से उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना रहा है कि देश की आर्थिक नीति हैं वो गलत दिशा में जा रही हैं। कितने आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य तो ये है कि देश की जनता अब मोदी जी पर भरोसा कर रही है कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। देशवासियों का मोदी जी पर भरोसा और विश्वास, और देशवासी ये महसूस करते हैं कि जैसे कि हम एक बात कहते हैं, मोदी है तो संभव है। तो मोदी है तो लोगों का मानना ये है कि नथिंग इम्पॉसिबल। फिर चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, सब भरोसा करते हैं और सबको विश्वास ये है कि मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। और वो उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से काम कर रही है, लोगों का और भरोसा मजबूत होता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, आने वाले अब जो भी चुनाव होगा उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ इकट्ठे एकजुट होकर मतदान करेंगे। आर्थिक मंदी का सवाल बहुत उठ रहा है कि देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि देश की अर्थनीति जो है वो सही दिशा में जा रही है। क्या कहना है आप? ये तात्कालिक बात है। मुझे लगता नहीं कि आर्थिक मंदी का दौर है। लोग काम, जिनको ज़रूरत है उन्हें काम मिल रहा है और लोग वो काम कर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि काम की इस हिसाब से अगर व्यक्ति कोशिश करता है तो काम की दिशा चल रही है। पर एक दिक्कत है, हर व्यक्ति स्थायी काम चाहता है। आप ध्यान करें, सरकारी नौकरियों में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 50 साल के बाद उसकी इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या काम कर रहा है। अगर सही नहीं कर रहा है उसकी छुट्टी कर देंगे। इसलिए काम करने वाले के लिए काम की देश में कोई कमी नहीं है, उन्हें काम मिल रहा है और काम के हिसाब से वो आगे भी बढ़ रहे हैं। संतोष जी, आपने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संवाद में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।